किसानों ने रेलें रोकी, क्या गतिरोध टूटेगा? देश पर आफत आ रही है, देश परेशानी में है और देश का भविष्य खतरे में है, तो ये काम करना पड़ रहा है। शांतिपूर्वक रहा किसानों का रेल रोको आंदोलन। राकेश टिकैत बोले, मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे किसान। एक आध महीने में हो जाएगी, एक आध महीने में, एक आध महीने तक हाँ, ये तो चलता ही रहेगा। जब सरकार बात करेगी, बात कर लेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ 85 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। रेल रोको आंदोलन का प्रदेश के 6 जिलों में देखने को मिला असर। किसानों ने कहा, कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। लेकिन ये जो आंदोलन है ऐसे झड़प या डंडे मारने से खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, जब तक ये आंदोलन तेज चलेगा और ज्यादा तेज होगा। कब ट्रैक पर आएगी टॉक? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। किसानों ने आज रेल रोककर आंदोलन को रफ्तार देने की कोशिश की। किसान नेताओं ने दावा किया कि देश भर में रेल आंदोलन का व्यापक असर हुआ। किसान आंदोलन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानने वाले किसानों का दावा खारिज करते हैं, कहते हैं कि रेल रोको आंदोलन बेअसर रहा और जो कुछ किया वो विपक्षी पार्टियों ने किया। सरकार के पैरोकार इस बात से खुश हैं कि देर सवेर, चाहते न चाहते, किसान आंदोलन शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है और इसमें भारत से बाहर के चेहरों के कूद जाने के बाद ये थ्योरी जमाना आसान हो गया है कि किसान आंदोलन विदेशी भारत विरोधी शक्तियों का हिंदुस्तानी चेहरा है। किसान अपनी जगह अड़िग हैं। वो कहते हैं कि कोई हमारे साथ अपना नाम जोड़े तो जोड़े, हम क्या कर सकते हैं। कोई दूसरा किन्हीं दूसरों का नाम हमारे साथ जोड़े तो भी हम क्या कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसानों की भलाई है और हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। तो आज इन सवालों पर प्राइम डिबेट में बहस होगी कि रेल रोककर आंदोलन को कितनी रफ्तार दे पाए किसान। समाधान की पटरी पर कब जाएगा किसान आंदोलन? और किसान आंदोलन बनाम विपक्ष का आंदोलन की सच्चाई क्या है? हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव साहब हैं। आप यूथ फॉर किसान के अध्यक्ष हैं। माधोराम चौधरी जी हैं, प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस से मेहमान हमारे साथ जुड़ने अभी बाकी हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीबी यादव साहब, जैसा मेरा पहला सवाल था, रेल रोकने से कितनी रफ्तार मिली आंदोलन को आज? जेपी जी, आंदोलन के अलग अलग स्टेजेस होती है, इसलिए जब भी आंदोलन हम आज नहीं, इतिहास के आंदोलनों का भी अध्ययन करते हैं तो अलग अलग टास्क होते हैं। डेमोक्रेसी में ये अलग अलग तरीके हैं, उसमें रेल रोको भी एक तरीका, लेकिन इसका एक बड़ी सफलता है। वो सफलता है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये आंदोलन तो हरियाणा, पंजाब और कुछ ही राज्यों के भीतर है। आज ये लग गया कि अगर रेल चल जाए जी तो ये आंदोलन कितना बड़ा व्यापक हो सकता है। ये आंदोलन का व्यापकता का पता लगा है। दूसरा, इस आंदोलन के भीतर कितनी गहरा सत्याग्रह है, ये आज के रेल रोको अभियान का जो आंदोलन है इससे प्रूव हुई है ये बात कि पूरे देश में इतना बड़ा व्यापक आंदोलन में कहीं एक जगह भी छोटी छोटी हिंसा की घटनाएं नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि आंदोलनकारी जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उन पे फूल बरसा रहे हैं। तो ये किसी भी आंदोलन के भीतर बहुत गहरे नैतिक सुदृढ़ता को दिखाता है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं आप इसे। पहली बात तो आपने जो कही कि रेलें अगर चल जाए तो आंदोलन की ऐसी गति होगी कि आप सोच नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि केवल ट्रांसपोर्ट के माध्यम, ट्रैवलिंग के माध्यम नहीं होने की वजह से आंदोलन रुका हुआ है क्या? क्या सड़क मार्ग बंद है? इसका जो राष्ट्रव्यापी स्वरूप है वो
चूंकि किसान उस वर्ग से आता है जो नहीं यादव जो है साहब, वो तो ठीक किसान है। मुझे तो रेल में आप देखिए जो सामान्य यात्री मुझे तो ये समझाइए ना कि इसका मतलब ये है क्या कि सारे देश के किसानों को दिल्ली ही पहुंचना है? नहीं, जो एक आरोप सरकार की तरफ से था। दूसरी बात, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए तो किसान महापंचायतों का दौर शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि आंदोलन को गांव गांव तक लेके जाना है, अलग अलग जगह लेके जाना है। और ये रेल रोको अभियान जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का हमारा एक जो रणनीति थी उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि ये सत्याग्रह का सही स्वरूप है, ये आज साबित हो गया। लेकिन 26 जनवरी के बाद ऐसा कोई भी आप चरण जो आपने शुरू में बताए, कोई भी चरण आप लेकर के आए तो क्या उसकी भरपाई हो सकती है क्या यादव साहब? 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, जिसको लेकर कितना भी विवाद हो, आप कहें कि वो सरकार ने करवाया, सरकार का प्लान था, जो लोगों ने तस्वीरें देखी, लोगों ने ये देखा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसानों ने किया, सरकार के लोगों ने किया, किसी ने भी किया, आंदोलन का स्वरूप लेकिन उससे प्रभावित हुआ था ना? नहीं, ये आपके जवाब में निहित है, ये बात तो देखा जाए। नहीं, मेरा जवाब नहीं है, ये आपके आरोप थे। आपने ये कहा था कि ये सरकार के लोग हैं। हालांकि उसके बाद तो सवाल और भी उठे ना सर कि सरकार के लोगों ने अगर ये करवाया था तो उन सरकार के लोगों की जमानतों के लिए आप क्यों घूम रहे हैं? नहीं, मैं जो इसी में ये बता रहा हूं कि ये बात अभी तक तो प्रूव नहीं हुई ना कि किसानों ने करवाया। यही बात हुई है कि सरकार इसमें जो है इन्वॉल्व थी इस पूरी चीज में। ये बार बार उसके बाद में पक्ष आया। तो कोई सरकार साजिश करती है किसी आंदोलन के लिए, आंदोलनकारियों के लिए साजिश करती है, ये देश पूरा देश देखा है। और उसके बाद में हम मतलब जो सरकार की साजिशों के लिए भी अगर किसान आंदोलनकारी दोषी हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो सारे सवालों का जवाब भी खत्म हो जाता है। ये तो बात सही है आपकी कि अगर ऐसा है तो फिर बड़ी बात अगर ऐसा नहीं, ऐसा ही है तो ऐसा ही है तो फिर मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना कि उसमें जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, उनकी जमानत के लिए आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपके वकीलों का पैनल क्यों खड़ा है? 70 वकीलों का। किसके पैनल? जो लोग लाल किले की हिंसा में जो लोग गिरफ्तार किए गए, लाल किले की हिंसा में जो लोग गिरफ्तार हुए, किसको गिरफ्तार किया? अब मैं नाम की फेहरिस्त तो आपको अभी नहीं दे सकता हूं कि जो लोग, जिन लोगों को साजिश के तहत आगे लेके गए, क्या उनको गिरफ्तार किया या आम किसान को जो कहीं दोष नहीं था उनको गिरफ्तार किया है? ये देखना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके आप 2 वर्ग करते हैं, एक वो जो भरमा करके ले गए और दूसरे वो जो भरमा करके पीछे पीछे चल दिए। तो आप पीछे पीछे चलने वालों को बचा रहे हैं, आप आगे आगे लेकर जाने वालों को नहीं बचा रहे हैं। आंदोलन में ऐसा नहीं होता है। आंदोलन में अगर आपने एक दिशा दे दी, किसी ने भी अगर उसको हिंसक दिशा दे दी, तो आपका जितना मूवमेंट है उसमें आप हर को चुन चुन के ये नहीं कह सकते हो। उसमें कई लोग बहकते हैं। आंदोलन की अपनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी भी निहित होती है। आप उस नेगेटिव एनर्जी को कहीं से पुश कर दिया और उसमें कुछ किसान हमारे जो निर्दोष है वो दोषी पाए गए, तो क्या जो हम आंदोलनकारी किसान है उनके साथ खड़े नहीं होंगे? मुझे लगता है खड़ा होना पड़ेगा हम लोगों को। नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं करता। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल तो इस पर है कि वो कौन सी शक्ति है जो आपको नीर क्षीर विवेकी बनाती है कि आपको दूर से ही पता चल जाता है कि ये तो निर्दोष है और ये दोषी है। वो शक्ति कहां से आती है वो समझना थोड़ा मुश्किल है। समझाइएगा, अभी वापस आऊंगा आपके पास तक। लेकिन माधुराम चौधरी जी, देखिए, सवाल इतना ही तीखा सवाल सरकार के ऊपर बनता है। पहले दिन जब 40 किसान संगठन दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे और उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही थी, तब राकेश टिकैत का चेहरा सामने नहीं था, तब लाल किला नहीं था, तब मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग नहीं थे, तब किसानों का ही मूवमेंट था। और ये आम आदमी के लिए, आप लोगों की नज़र बहुत तेज़ होगी, आप लोगों ने पहचान लिया, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाया था तब तक कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत है, उसका हिस्सा है। तो अब 2 तरह की बातें निकलती हैं। एक वर्ग वो है जो ये मानता है कि ये किसानों का, जैसा कि आप लोग कहते हैं, आपके पैरोकार इस बात को मानते हैं कि जैसा कि सरकार कह रही थी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, कालांतर में इसका राजनीतिक रंग सामने आना ही आना था। दूसरे लोग साथ ही ये कहते हैं कि नहीं, ये शुद्ध रूप से किसानों का ही आंदोलन था, लेकिन सरकार ने अपना दिमाग लगाकर और अपनी समझ का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को बहुत ही सफलता के साथ राजनीतिक रंग दे दिया है। माधुराम चौधरी जी। जेपी साहब, अभी यादव साहब ने भी कई विषय इन्होंने बताए और नकारे भी, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता। पर मैं सबसे पहले तो इन विपक्षी पार्टियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 70 साल में इन्होंने किसानों का कभी नाम नहीं लिया। जब ये राज में थे तो इसमें देश में इनको कोई भी मुद्दा नहीं मिला। इस देश में जब किसानों के हित में मोदी जी ने पहले बार जब ये विधेयक लाए और इन विधेयकों को ये कह रहे हैं सब काले कानून है, काले विधेयक है। एक मिनट रोक रहा हूँ, एक मिनट वापस अपनी बात पूरी करिएगा। ये कहना कि 70 सालों में किसानों का किसी ने नाम नहीं लिया, हरित क्रांति कहाँ से हो गई, MSP की घोषणा कहाँ से हो गई?
मैं ये उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो 70 सालों में नाम ही नहीं लिया अगर किसी ने, नहीं काम किया होता तो 70 सालों किसान की में ये स्थिति नहीं होती जो आज है। मैं उसी विषय पे आना चाह रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहूँ कि जब देश में पहले बार आपने देखा कि 2014 के बाद में मोदी जी ने किसानों के लिए ये कहा कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, एमएसपी को 100% तक बढ़ाया गया। एमएसपी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, किसान सम्मान निधि के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, यूरिया की ब्लैक मेलिंग होती थी उस पर बहुत बड़ा काम किया। तो किसानों के लिए जब काम होने लगा, ये विधेयक आए, विधेयक कहीं ना कहीं एक सोच स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर ही ये बनाए गए और बनाए कि जब इनको लगा कि इस देश में किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको गुमराह किया जा सकता है और उनको गुमराह करने का राजनीतिक पार्टियों ने काम किया और उसमें कहीं ना कहीं कहां तक ये उसको गुमराह करने में कहीं ना कहीं लोगों को सफल भी हुए और अपने लोगों को राजनीतिक इश्यू मुद्दे जो थे उनको लेके आए। तो उन्हीं को हम समझा कि ये कहना चाहते हैं कि ये विधेयक ऐसे नहीं है जिनको लागू होना हर आदमी के लिए जरूरी है। आदमी चाहे तो लागू, जब किसान चाहे तो लागू करे, नहीं करे तो मत करे, ये तो उनकी इच्छा पे है। तब यह कहां से काले कानून हो गए? ये तो कोई मैंडेटरी तो है नहीं कहीं कानून में लिखी हुई कि वो माने। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहे। मेरे मित्र ये तो बताओ कि किसान में इसमें आंदोलन में जाने की क्या जरूरत पड़ी है आपको कि कौन सा किसान के नुकसान हो रहा है? ये बातें तो बहुत पीछे छूट गई। अब तो सवाल ये उठ रहा है चौधरी साहब कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप इस बात से बहुत खुश हैं कि किसान आंदोलन का स्वरूप बदलकर अब राजनीतिक दिशा में चला गया है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। राजनीतिक स्वरूप में ही आपने देखा कि जगह जगह आज राजस्थान में भी जहां टोल नाके बंद हो रहे हैं, 2 व्यक्ति वहां पे खड़े होकर पुलिस बंद करवा रही है। तो ये टोल नाके बंद कराना सीधा सीधा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार अपने आप में उन लोगों के साथ में लगी हुई है। आज राजस्व का नुकसान हो रहा है वो उनको नहीं दिख रहा, पर उनके लिए पुलिस अपने साथ में। यहाँ पे जब रेल रोकने का काम हो रहा है तो सबसे बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे और लाल झंडे। आज भी सबसे ज्यादा लाल झंडे दिखाई दिए। किसानों का झंडा राजस्थान में कहीं भी देखने को नहीं मिला। किसानों का कौन सा झंडा है? किसान का जो टिकट अपने आप को जो टिकट साहब अपने आप को जो किसान कह रहे हैं उनका एक झंडा उन्होंने जो दिया है, तो उन्होंने कहीं भी नहीं है लाल झंडे जगह जगह। आज गांधीनगर में भी लाल झंडे देखे गए। ठीक है सुनील शर्मा जी, ये आरोप अपनी जगह पे है भाजपा का, उसका जवाब आप दे दीजिए। लेकिन ये सवाल मेरा आपसे है कि आप अपने स्तर पर जो पैरेलल महापंचायतें कर रहे हैं किसानों के समर्थन में आप रैलियां कर रहे हैं, किसानों के समर्थन में आयोजन कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये सब करके क्या आपको इस बात का एहसास है कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं इससे कमज़ोर हो रहा है, जैसा विश्लेषकों का एक तबका कहता है? नहीं, देखिए विश्लेषकों का तबका क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली बात तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर जवाब देना चाहूँगा कि जिस काम के ऊपर देश की 70% आबादी अभी तक जुड़ी हुई है, यानी आप ये मान लीजिएगा लगभग 80 करोड़ लोग, अगर 80 करोड़ लोगों के आप अगर मानसिकता के ऊपर, उसके ऊपर एक्यूमन के ऊपर, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं तो मेरी राय में ये लोकतंत्र का एक तरीके से अपमान है। आप ये कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह कर दिया। 80 करोड़ लोगों के अंदर, यानी आप उनके विवेक के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं। तो मैं मानता हूं लोकतंत्र के अंदर 80 करोड़ लोगों का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। इससे बड़ी कोई मेरी राय में उनके अदब के अंदर गुस्ताखी नहीं हो सकती कि आप किसानों के लिए आप ये कहें कि किसान पूरे देश के नासमझ हैं और उनको कोई भी गुमराह कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ ये सो मोटो एक आंदोलन खड़ा हुआ है और इस आंदोलन के अंदर बहुत साफ सी बात है कि आप इस ढंग का कॉन्ट्रैक्ट लोगों के आप साइन करवाना चाहते हैं कि वो एक किसान अपनी जमीन को भी खुद है जिसको अपनी मां मानता है। दूसरी बात है एमएसपी की, जहां तक बात है तो एमएसपी को आप उसको रिटर्न के अंदर एक्ट में आप लेके आते हैं और उसको बास्केट पे डालते हैं कि एमएसपी फ्यूचर के अंदर रेट्स के साथ जो एस्केलेट रेट्स होंगी तो उसके अंदर एमएसपी कैसे बढ़ेगी, उसका एक प्रोविजन आपको होता। अब यहां आपको अच्छी तरह एक बात समझ लेना होगा। वैसे देखिए कांग्रेस, जहां तक बात है, जहां भी मजदूर की बात हो, जहां भी किसान की बात हो, जहां गरीब की बात हो, गरीब की झोपड़ी की बात हो, कांग्रेस का अपने आप वहां पर एक इंक्लाइनेशन होता है। और अगर कांग्रेस अगर इस पर इंक्लाइन नहीं होती तो मैं मानता हूं फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, वो गांधी की कांग्रेस नहीं है, वो नेहरू की पार्टी नहीं है, और वो पार्टी नहीं जिस पार्टी ने इस देश के अंदर जागीरदारी उन्मूलन विधेयक लेकर आए। ये फिर वो पार्टी नहीं जिस पार्टी ने इस देश के अंदर पंचायत राज की स्थापना की, फिर वो पार्टी नहीं जिसने इस देश के अंदर हरित क्रांति की
स्थापना आपकी राजनीतिक बातों में जवाब तो माधुराम चौधरी देंगे, लेकिन मुझे तो एक बात बता दीजिए सुनील जी, आप जो कह रहे हैं कि 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों के एक्यूमेंट के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, आपने ये पैमाइश कौन से यंत्र से की है कि इस देश के सारे 80 करोड़ किसान हैं वो इस किसान आंदोलन के समर्थन में हैं? देखिए, कल तक आप ये कह रहे थे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, चाहे ये आंदोलन है, वो आंदोलन है। आपने पंजाब के अंदर आपने अच्छी तरह देखा कि तो मौका तो किसानों ने दिया है ना, रणनीतिक चूक तो किसानों से हुई है। जयप्रकाश जी, अगर कोई ये सोचकर खुश हो कि ग्रेटा थनबर्ग इसके पक्ष में ट्वीट कर रही है तो उसको ये समझना चाहिए कि मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग जब इसके पक्ष में ट्वीट करती है तो वो निष्पक्ष आदमी, वो ऑब्जेक्टिव आदमी जिसको ना किसानों से मतलब है ना सरकार से मतलब है, उस आदमी के मन में सवाल उठता है कि ये क्या हो रहा है, बाहर के लोगों को हमारे देश से क्या लेना देना। आप तो सुनिएगा, देखिए वैसे तो इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एनी बेसेंट का भी इसके अंदर योगदान रहा है, ह्यूम का रहा है, यूल का रहा है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के अंदर लगातार देखिए और आंदोलन ग्लोबल विलेज के अंदर एनी बेसेंट ने जिंदगी याद गुजार दी। एनी बेसेंट ने कहा कि मैं अगले जन्म में हिंदू पैदा होना चाहूंगी, भारत में पैदा होना चाहूंगी, यहाँ जन्म लेना चाहूंगी। ए.ओ. ह्यूम क्यों थे, क्या किया उन्होंने यहाँ, हम सब जानते हैं। उनकी कहाँ ग्रेटा थनबर्ग से तुलना कर रहे हैं, कहाँ मियां खलीफा से तुलना कर रहे हैं उनकी। अगर हम मियां खलीफा और सिस्टर निवेदिता को एक ही तराजू में तोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। जेपी साहब मुझे बताइए कि विवेकानंद जी के साथ सिस्टर भगिनी निवेदिता काम करती है और वो भगिनी निवेदिता हो जाती है। एक किसान के दर्द की बात अगर कोई कर दे, कोई मजदूर के दर्द की बात कर दे तो आप कहते हैं विदेशी हस्तक्षेप। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसी संवेदनशीलता है। ठीक है सर, कैसी संवेदनशीलता है। चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए। जेपी साहब, इसमें देश में किसान के लिए बात करना और किसान के काम करना, किसान के लिए सरकारों में ये तुलना कहीं ना कहीं किसान को खुद को ही करनी होगी। और 90% किसान इस बात को समझ चुका है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों को जो उनके लोग हैं इसमें आंदोलनों में आपने देखा है कि धीरे धीरे नहीं समझ तो नहीं चुका है चौधरी साहब, समझ गया होता तो अभी तक 90% लोग समझ चुके हैं कि वो धीरे किसान आंदोलन को कि इनकी मंशा क्या है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाह रही है, उस मंशा को समझ चुके हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे 5-10 दिनों के अंदर। ठीक है, मैं श्याम सुंदर शर्मा के पास जाऊंगा। श्याम सुंदर जी, एक मिनट। श्याम सुंदर जी, 24 नवंबर को जब ये खबरें आई थी पहली बार, संभवतः 24 नवंबर को, एक आध दिन आगे पीछे, कि किसान आंदोलन इस तरीके से शुरुआत होने वाली है, तब जो किसान आंदोलन का स्वरूप था और आज राकेश टिकैत के पीछे खड़ा किसान आंदोलन, इन दोनों तस्वीरों में कितना फर्क आ गया श्याम सुंदर शर्मा? जेपी शर्मा जी, आपने सही कहा कि अब ये आंदोलन सामूहिक रूप से नहीं हो पा रहा, खंड खंड में अलग अलग हिस्सों में बट गया है। एक टिकैत वाला अलग हिस्सा है और कांग्रेस का अलग हिस्सा है, वामपंथियों का अलग हिस्सा है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अलग हिस्सा है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार चाहती थी और जो कुछ करना चाहती थी, आप देखिए पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट में डिस्कस कर लिया, वहां कोई निर्णय हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री ने कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अब जिस प्रकार से 26 जनवरी को जो घटना घटी उसके बाद ही कमजोर हो गया आंदोलन। जिस प्रकार से आंदोलन पूरे देश में जिसको सिंपैथी मिल रही थी, लोग उनको कह रहे थे कि हाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब 26 जनवरी वाले घटना हुई उसके बाद इस आंदोलन को जिस तरह से प्रभावी होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज देखिएगा जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पंजाब में कुछ स्थिति देखने को मिली, वहां पर एक मिनट रुक रहा हूं आपको बीच में, एक मिनट याद हो सर, एक मिनट याद हो सर, एक मिनट सर, प्रभावी नहीं है ये आंदोलन, कैसे प्रभावी होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है प्रभावी होने? श्याम सुंदर जी, कि इससे पहले ये किसानों का आंदोलन था और 26 जनवरी के बाद में क्या ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये और ताकतवर हुआ है चूंकि अब इसे एक किसान वर्ग का समर्थन मिलने लगा है। जाटों के बारे में कहा जाता है कि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन सब एरियाज़ में जो है, जो राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत लोग हैं वो अब इसके पीछे खड़े हो गए हैं। तो ये आंदोलन दूसरी शक्ल में पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया है। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, आज आप रेल रोको आंदोलन हुआ, रेल चली नहीं रही है। आज आंदोलन की स्थिति आप देखें, पंजाब में 15 जिलों में 21 जगह पर रोकी गई रेल, हरियाणा में देखें तो 80 जगह पर रोको गया, यूपी की स्थिति कमजोर थी, बिहार में और कुछ मेट्रो और राजस्थान के 6 जिलों में इसका प्रभाव पड़ा, जयपुर में कुछ पड़ा। कांग्रेस तो कल अपना पैदल मार्च कर रही है, वो आज इस आंदोलन में शामिल नहीं थी। तो इस तरह से जिस तरह से अभी बार बार कह रहे हैं कि किसानों को अगर पार्लियामेंट में रह करके न्याय नहीं मिल पाया और सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठा रखी है, उन्होंने 2 महीने का समय दे रखा है, अब वो कमेटी जब तक रिपोर्ट नहीं देगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा नहीं। इसलिए जब तक आंदोलन स्थगित रहेगा और कानून लागू नहीं होंगे, तो इसलिए कमजोर जब ज्यादा लंबा आंदोलन चला जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है आपको पता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि
किसानों के आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए हाँ। जिस प्रकार से शुरुआत में जो कुछ देखने को मिला था, अब पूरा आराम से सब कुछ चल रही व्यवस्थाएं। आज देखिए जयपुर में अगर करें तो 2,54,000 के कैंसिल हुए टिकट। पहले तो किसान इसका आंदोलन मतलब है नाम की, शाम जी समय कम बचाएं, किसान आंदोलन नाम की किताब में सिर्फ पहले पन्ने पर भी किसान आंदोलन था, तो दूसरे पन्ने पर भी और आखिरी पन्ने तक किसान आंदोलन लिखा हुआ था। अब इसके अलग अलग अध्याय हो गए हैं, जिसपे कहीं ग्रेटा थनबर्ग, कहीं मियां खलीफा, कहीं राजनीति, कहीं ये पार्टी, कहीं वो पार्टी। क्या ऐसा नहीं है? यादव साहब बहुत संक्षेप में आप बोलिएगा, 30 सेकंड है, मैं तीनों मेहमानों से आपकी टिप्पणी ले लेता हूँ, संक्षेप में बोलिएगा। आंदोलन के अलग अलग चरण होते हैं और इतना लंबा आंदोलन चलना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा नैतिक ताकत है, तब ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैं सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है ना कि ये बात की किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, कितना आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं। आंकड़े बता सकते हैं पिछले 6 सालों में कितनी थी जो कितनी हो गई है। ये तो सरासर मतलब होता है कि सीधी सीधी जो बात, एक सिंपल आंकड़ों पर फिर बात करेंगे, लंबा चलेगा आपका। किसान और इस बीच फिर से किसी दिन बहस रखेंगे। सुनील जी, खासतौर पे आप तो पदयात्रा निकालने वाले हैं, तो आपको दोबारा आमंत्रित करूंगा। समय आज समाप्त हो गया। समय एमएसपी गारंटी कानून बनाने को कौन इलॉजिकली कह सकता है? ठीक है, एक सिंपल गारंटी बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। यादव साहब, आज के लिए बस इतना ही। तब सत्ता में नहीं है, आप अपनी बात कीजिए ना।